जो अभी हम लोग डिस्कस किया है डिफेमेशन को लेकर, तो डिफेमेशन के एलिमेंट्स क्लियर हुए हैं? अनम्यूट करके बोलिए कोई। डिफेमेशन यस के सर, एलिमेंट, क्लियर है। उसको जो आप लेटेस्ट जो इशू चल रहा है राहुल गांधी का, उससे क्रिएट कर पा रहे हैं? अब जो उसका सेकेंड पार्ट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, जो आपका डिफेमेशन का जो उनको कन्विक्शन हुआ है, उसकी वजह से उनको 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन उस सजा को इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया है फॉर 30 डेज, ताकि वो हायर कोर्ट में जा सके। बट स्टिल ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो आपका फैक्ट है। और डिस्क्वालीफाई किस आधार पर हुए हैं? आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट बेसिकली डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के क्या ग्राउंड हैं, वो आर्टिकल 102 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 102 1A, बी, सी, डी और ई। ए में ग्राउंड है आपका कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, या तमाम चीजें आपकी हैं। ई में जा रखा है, ए बी सी डी में तो उन्होंने ग्राउंड्स बता रखा है, किस ग्राउंड पर स्पेसिफिक। ई में लिखा हुआ है बाय एनी लॉ, बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब इन ए बी सी डी के अलावा अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया हुआ है जिसमें कि एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, तो उस ग्राउंड पर भी एमपी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो 102 क्लॉज 1 का जो ई है, इसी प्रोविजन के आधार पर वह डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अब आपको एग्जाम के लिए बाकायदा सवाल तैयार करना पड़ेगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको पूरा आर्टिकल 102 जानना पड़ेगा। तो 102 ए बी सी डी स्पेसिफिक बातें दे रखी हैं। ई में आपका है एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो ई में जो है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ई के तहत पार्लियामेंट ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास किया हुआ है पार्लियामेंट ने। और इसमें भी कुछ ग्राउंड्स दे रखा है कि इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक आपका सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट 1951, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में दे रखा है कि इन ग्राउंड्स पर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें भी आपका 8(1), 8(2) और 8(3) और 8(4), ये 4 प्रोविजंस हैं। इसमें कुछ ऑफेंसेस हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इन ऑफेंसेस में दोषी पाया जाता है
तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। ऐसा है 2 में भी है, इसी प्रकार से 3 में है। तो 8(3) में लिखा हुआ है 2 years। अगर किसी ऐसे एमपी को या एमएलए को कोर्ट द्वारा दोषी पाया जाता है और जिसमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा दी जाती है, then the person will be disqualified immediately for a period of 6 years from his release। मतलब रिलीज, ये कीवर्ड आपके लिए है। मतलब जब जेल होगी और जेल से जब छूट के आएंगे तो 6 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे आपके इलेक्शन भी लड़ने के लिए। डिस्क्वालीफाई आपके इमीडिएटली हो जाएंगे ये। इसी आपका सेक्शन 8(3) में जो प्रावधान है उसी के आधार पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अब आपको डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजंस हैं, अब यहां पर एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले एक क्लॉज था आपका 8(4) आरपीए एक्ट में। पहले एक क्लॉज था 8(4) आरपीए एक्ट में, जिसमें यह लिखा हुआ था कि जिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कन्विक्शन हो जा रहा है और सजा सुना दी जा रही है, तो सजा सुनाने के 3 महीने के अंदर 3 months अगर वह व्यक्ति अपील दाखिल करता है, अपील और रिवीजन, इस बात को समझिए आप। क्लॉज 8 सेक्शन 8(1), 2 और 8(3) में लिखा हुआ है कि अलग अलग अपराध के बारे में दिया हुआ है। इन अपराधों में अगर दोष सिद्धि होती है देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years ऐसे करके। लेकिन 8(4) में लिखा हुआ था इसी एक्ट में कि अगर 8(1), 8(2), 8(3) में अगर किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि होती है, कन्विक्शन होता है और उसको अगर सजा हो जाती है, और अगर वह व्यक्ति सजा होने के 3 महीने के अंदर उच्च न्यायालय में, अगली न्यायालय में, उससे बड़ी न्यायालय में अगर वह अपील या रिवीजन दाखिल कर देता है विद इन 3 months, तो जब तक वह अपील या रिवीजन डिस्पोज नहीं होगा, जब तक वह रिवीजन या अपील डिस्पोज मतलब निर्णय नहीं हो जाता है उसका, तब तक वह डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगी। अर्थात 8(1), 8(2), 8(3) में दोष सिद्धि हो गई, सजा हो गई और उस एमएलए एमपी ने अपील दाखिल कर दिया उससे बड़े न्यायालय में विद इन 3 months, तो जब तक वह अपील का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक उसके डिस्क्वालिफिकेशन कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो आपके एमएलए एमपी हैं, दोष सिद्धि के बावजूद भी एमएलए एमपी बने रहते थे, क्योंकि लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया, बड़ी अदालत में गया, 3 महीने तक दाखिल हो गया। लेकिन लिली थॉमस केस में, जो लिली थॉमस केस है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 8(4) को, जो 8(4) आपका है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। कि ये जो नियम है वो गलत है। अर्थात जैसे है कोई व्यक्ति, कोई एमएलए या एमपी, जैसे ही एमएलए एमपी
का कन्विक्शन हो जाएगा और जिसमें 2 वर्ष उससे ज्यादा की सजा होगी तो उसकी मेंबरशिप, उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी, वह तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जब तक कि बड़ी अदालत उस कन्विक्शन को ना स्टे करे। कन्विक्शन दो सिद्धि जो है, जो कन्विक्शन है, जो दो सिद्धि है, वह स्टे होना चाहिए। जिसमें दोषी पाया गया है, जो कन्विक्शन है, दो सिद्धि है, वह स्टे हो जाएगा तब तो ठीक है, अदरवाइज। तो लिली थॉमस केस ने सेक्शन 8(4) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, जिसमें था कि अपील 3 महीने में कर देंगे, उसके बाद जब तक अपील निस्तारित ना हो वो हटा दिया। और अब नियम यह है कि जैसे ही आप कन्विक्ट होंगे वैसे ही, अगर 2 साल से ज्यादा सजा है तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी विद राइडर, अगर वह कनेक्शन बड़ी अदालत द्वारा स्टे ना हो जाए। अगर स्टे कर देती है तो जैसे अगर ये अदालत स्टे कर देगी, मान लीजिए कन्विक्शन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं, सजा, वो स्टे करना अलग है, सस्पेंड करना अलग है। दो सिद्धि को स्टे करना होगा, और दो सिद्धि स्टे हो जाएगी तो उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाएगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब डिस्कस हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं कि अब इसमें आपको जानना क्या है अपने एग्जाम के लिए, आर्टिकल 84 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि लिखा हुआ है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए क्या अहर्ताएं हैं, वो 84 में, ये आपको सब जानना पड़ेगा 84 में। इसमें एज के बारे में है, तमाम चीजें हैं, नागरिक होना चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, और एक ये है अदर क्वालिफिकेशंस अंडर द आरपीए एक्ट। अगर आरपीए एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अगर कुछ क्वालिफिकेशन दी हैं तो वो भी होने चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आर्टिकल 102 में है। तो 102 में है, जिसमें कि एक आपका 102 ई जो है, 102 ई में ये लिखा हुआ है, इनके अलावा अगर आरपीए एक्ट में, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है, अगर उस लॉ में भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन शो है तो वो अगर शर्तें पूरी होती तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसके तहत पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 8 में है। सेक्शन 8 के अलावा और भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सेक्शन 8A, सेक्शन 9, सेक्शन 9A, इनमें डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड हैं। तो अब आपके लिए सवाल बनता है जनरल स्टडीज के लिए, ऐसे के लिए भी, वो आपका आरपीए एक्ट भी बनता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पर शॉर्ट नोट सीखने को आ सकता है, फुल क्वेश्चन आ सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बकायदा दिया हुआ है कि जो प्रतिनिधि हैं देश के, वो कैसे चुने जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, वोटर लिस्ट, तमाम सारी बातें। एक ये बनता है, एक आपका डिफेमेशन बनता है, और एक आपका क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ये 3 आपके सवाल बनते हैं, तीनों आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें आपका सिविल, क्रिमिनल, जिसमें आपको 499, 500 आईपीसी का, और 199 सीआरपीसी। क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 84, डिसक्वालिफिकेशन में आर्टिकल 102, और इसके जो सेक्शंस आपके हैं 8, 8A, 9, 9A, ऐसे करके।
प्लस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। ये आपके जीएस के सवाल बनते हैं, ये आपके लॉ के भी सवाल बन सकते हैं। डिफेमेशन का जो आपका है, ये क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, डिफेमेशन में, क्रिमिनल लॉ में, ये आपके सवाल बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अल्टीमेटली जब आईपीसी पढ़ेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप, जनरल स्टडीज पढ़ेंगे आप, पॉलिटी पढ़ेंगे आप, तो यही सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जब आप एक लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं तब वो बातें आपको याद नहीं रह पाती हैं, आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन ये जो आपका इशू आया, इसी इशू के समय में आपने डिफेमेशन की सारी बातें समझ ली। डिफेमेशन सिविल रॉन्ग में क्या है, डिफेमेशन क्रिमिनल लॉ में क्या है, डिफेमेशन में कौन कौन सी धाराएं आईपीसी में है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या एक्सेप्शंस हैं। प्लस सीआरपीसी में कॉग्निजेंस कंटेक्स्ट में 199 सीआरपीसी में कैसे लागू होता है वो। प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के बारे में अब आपको जानना ही पड़ेगा, जनरल स्टडीज में भी हर एग्जाम में आना है इसको। आईएएस के तो जनरल स्टडीज के सिलेबस में है ये। आईएएस का जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है, उसमें बाकायदा सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और दूसरा टॉपिक आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, ये आपका। और ये आपका व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन। तो इनकी बात करेंगे, इसके बाद फिर आप इनकी बात करेंगे, तब ये आंसर पूरा होगा आपका। ठीक, तो जाके आपका ये चीज क्लियर है। अब इसमें जो एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट और है, वो आपका है आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 103 में है, हु विल डिसाइड, हु विल डिसाइड अबाउट डिसक्वालिफिकेशन। तो डिसक्वालिफिकेशन के प्रोविजंस कहाँ हैं, ग्राउंड्स कहाँ दिए हुए हैं, इनके ग्राउंड्स दे रखे हैं आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं। तो आखिर हु विल डिसाइड कि व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो जो आर्टिकल 102 में क्लॉज 1 है, इसमें 5 ए बी सी डी ई, जो इस समय का आज का राजीव राहुल गांधी वाला है। तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में जो 5 प्रोविजंस हैं, इसका अगर कोई मसला आता है ग्राउंड्स का डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसको डिसाइड करेगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद कर लीजिएगा इसको प्रीलिम्स के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आर्टिकल 102 क्लॉज 1, एक अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 में जो 5 बातें हैं, इनके बारे में अगर निर्णय लेना है कि एमएलए एमपी डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं है, तो उसका निर्णय लेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली चीज। और 102(2) में भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, जो कि महाराष्ट्र का इशू चल रहा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और आपका ये जो गवर्नेंस का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 102 क्लॉज 2 में, ये आपका 10th शेड्यूल को लेकर है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 102(2) में लिखा हुआ है, अगर कोई मसला एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची के अनुसार, दल बदल कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होता है, तो उस पर निर्णय उस 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार लिया जाएगा।
इसको बात को समझिए, ये आपके एग्जाम में आना है, गलत होता है एग्जाम्स में। 102 2 में 10th शेड्यूल की बात है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हैं, जिसमें बाकायदा ग्राउंड्स लिखा हुआ है। 102 1 में, 102 2 में लिखा हुआ है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो 102 1 है, इसके ग्राउंड्स का निर्णय कौन लेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 103 1 में लिखा हुआ है, इस पर निर्णय प्रेसिडेंट लेगा। और 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है 10वीं अनुसूची के अनुसार, उस प्रकार से लिया जाएगा जैसा कि प्रावधान आपका दिया हुआ है 10th शेड्यूल में ही। और 10th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? स्पीकर। मतलब 10वीं अनुसूची के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो स्पीकर ऑफ द हाउस, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, वह बात 102 2 में है। 102 1 के डिस्क्वालिफिकेशन की बातों को डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 103 में है, जैसा कि राहुल गांधी के केस में हुआ। अब 103 2 में है कि 103 1 के तहत राष्ट्रपति कोई निर्णय लेने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वह सलाह लेने के बाद ही 103 1 का निर्णय लेगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन 102 में है। 102 क्लॉज 1 के बारे में कोई निर्णय 103 में लिखा हुआ है, उसके अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे, और प्रेसिडेंट निर्णय लेने के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेंगे। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन है एमएलए एमपीज का, तो 102 में लिखा हुआ है एज पर 10th शेड्यूल, और 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है, उसका निर्णय जो आपका है वो स्पीकर लेगा आपका। तो जो आपका ये इशू है आज का, इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है, केवल डिफेमेशन ही नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन जो इसका रिजल्ट है, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, जो आपका डिफेमेशन में दोषसिद्धि हुई है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। सेक्शन 499, सेक्शन 500 आईपीसी, 199 सीआरपीसी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, इक्वली इंपॉर्टेंट है जो आपका उसके कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। तो डिस्क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 102 क्लॉज 1, आर्टिकल 102 क्लॉज 2, उस पर निर्णय आर्टिकल 103, और 1021 जो ई के तहत लिया गया है, जिसमें कि आरपीए एक्ट बनाया गया है 51, इसका जो सेक्शन 83 है, इसमें निर्णय लिया गया है। और सेक्शन 83 प्रभाव तभी में आया जब आपका लिली थॉमस केस में 84 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया तब। तो आपके लॉ के पर्पज से आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो याद होना पड़ेगा आपको। डिफेमेशन इन टॉर्ट्स, डिफेमेशन इन क्रिमिनल लॉ, इसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज एंड एमपी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और 1951 में डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन 8 तो हम डिस्कस ही कर लिया, इसके अलावा भी है डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड। सेक्शन 8A में है ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, डिसलॉयलिटी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तमाम चीजें रखी हैं वो। तो ये डिटेल आप जानेंगे तब जाके आपको इस पर प्रश्न आएगा, आना ही आना है। जनरल स्टडीज में भी
कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लॉ में भी, सब्सटैंटिव लॉ में, आईपीसी वाले पेपर में, हर जगह आपका। तो आईपीसी का जो डिफेमेशन है, टॉर्ट्स का जो डिफेमेशन है, ये टॉपिक्स आज के हैं, इसको क्लियर करने का तरीका आज ही है। रूटीन वर्क में आप पढ़ोगे एक लाइन से सेक्शन 1 से लेकर 500 तक, तो वो डिफेमेशन उसी में चला जाएगा। आज पढ़ लेंगे तो रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीजें आपको याद रहती हैं। तो इसलिए और ज्यादातर सवाल आएगा डिफेमेशन पर ही, राहुल गांधी को लेकर नहीं आएगा, बट दिस टॉपिक हैज बिकम इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन हैज बिकम इंपॉर्टेंट, वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब एप्लीकेशन है इसका, तो अल्टीमेटली कोई भी लॉ किस लिए है, इट हैज टू बी अप्लाइड, और आपको उसको आना चाहिए। ये दो टॉपिक्स हम लोग के आज के हैं जो कि हम लोग डिस्कस किया। इस पे किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप, अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हैं। और प्रयास हमेशा रहे, ये दिमाग में ना बनाइए, अगर सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में रहना चाहिए कि जो लाइव क्लास चलती है उसको अटेंड जरूर करें। दिमाग में ये ना रहे कि बाद में इसको वीडियो सुन लेंगे, सोते समय कान में लगा लेंगे, तो दैट इज नॉट मोर इफेक्टिव। जब लाइव आपका चलता है तो फ्रेश रहता है, आपका कंसंट्रेशन बना रहता है उस पर। तो कंपटीशन की तैयारी रिक्वायर्स पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो लगातार जब जोर लगाते रहेंगे, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी क्लास में पढ़ेंगे टीचर से तो आप जरूर एक न एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ये सारी बातें किताबों में भी हैं। तो क्लास रेगुलर करते रहिए, लाइव भी करिए, और बाद में जो सुनना है उसको भी सुनिए। और अगर कोई क्वेरी है तो इमीडिएटली पूछ लेने से और अच्छा है, अदरवाइज ग्रुप में आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इसे कुछ पूछना है, कोई बताए अनम्यूट करके। तो मान लिया जाए कि डिफेमेशन और डिस्क्वालिफिकेशन और आरपीए एक्ट कैसे रिलेटेड है, आपको ये क्लियर हो गया है। अब जो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था रेगुलर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीआरपीसी का आपका, तो सीआरपीसी का आज का टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक था आपका जुडिशियल रिव्यू। फिर आपका रिव्यू ऑफ जजमेंट, और तीसरा आपका रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका सेक्शन 114 सीपीसी में है, सेक्शन 137, आर्टिकल 137। किसी ने पढ़ा है दोनों को? सेक्शन 114 सीपीसी रिव्यू ऑफ जजमेंट है, और आर्टिकल 137 में भी रिव्यू ऑफ जजमेंट है। तो ये आपके सेक्शंस अभी पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। और क्लास जो हम लोग चलेगी, दिमाग में बना के चलिएगा, क्लास जो चलती है यहाँ पर वो आपके एग्जाम के लिए चलती है, कोर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं। इसीलिए टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज उस पर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, वो आपको क्लियर हो जाए, प्लस किस फॉर्म में आ जाए और रिलेट करके आपका आ जाए। जब आप साल भर क्लास कर लेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे एक्ट, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट यू नीड 1 ईयर टू प्रिपेयर फुल्ली। एग्जाम्स हैं, दिया आपने, कोई बात नहीं, नेक्स्ट दीजिए, खुद जोड़ लगा के दीजिए, बिहार वाले में भी, उत्तराखंड में भी, लेकिन उसमें लगे रहिए। सर्टेनली यू आर गोइंग टू, आपको निश्चित रूप से वो उसमें सफलता आपको मिलेगी।
तो जुडिशियल रिव्यू हल्का सा हम लोग डिस्कस किया था। जुडिशियल रिव्यू इज बेसिकली पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टू जज द एक्ट्स of the state matlab legislature and executive on the parameters of the constitution, and if the judiciary finds those acts against the constitution, then the power to declare them unconstitutional। अर्थात न्याय प्रलोकन संवैधानिक न्यायालयों का वह अधिकार है, वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह राज्य अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों को, अधिनियमों को, एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रावधान है, उसके आधार पर उनको जज करना, और अगर यह पाना कि वह प्रावधान संविधान के विरुद्ध है या बेसिक प्रिंसिपल के विरुद्ध है, तो उसको असंवैधानिक घोषित करके शून्य कर देना। जैसा कि आपने देखा सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 51 का जुडिशियल रिव्यू करके न्यायपालिका ने लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया। अर्थात इसलिए कि अगर दो सिद्धि हो गई, आप अपील करते रहे 3 महीने में, तो जब तक डिस्पोज ना हो, आप दो सिद्धि हो चुकी है तब भी आप बने हुए हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों के खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, उसको असंवैधानिक घोषित किया। ये जुडिशियल रिव्यू आपका है। दूसरा, रिव्यू ऑफ जजमेंट। रिव्यू जजमेंट का मतलब होता है यह न्यायपालिका की शक्ति है अपने ही दिए गए निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करना। जुडिशियल रिव्यू में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के दूसरे अंग के कृत्यों को, और ये रिव्यू जजमेंट अपने ही निर्णय का मूल्यांकन करना। अगर कोई एरर अपरेंट ऑन रिकॉर्ड है, सामने दिख रहा है, ये आपके सेक्शन 114 सीपीसी में दिया हुआ है। सीआरपीसी में रिव्यू का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अर्थात क्रिमिनल लॉ में न्यायालय अपने निर्णय का रिव्यू नहीं कर सकता है। जो सूरत कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है, उसका वह रिव्यू स्वयं नहीं कर सकता है, हायर कोर्ट ही करेगा। लेकिन सीपीसी में, सीआरपीसी में, क्रिमिनल लॉ में रिव्यू का कोई भी प्रोविजन नहीं है। सीपीसीसी में 114 में यह अधिकार रिव्यू जजमेंट का है, मतलब न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है अगर कुछ गलत पाया जाता है तो। 137 स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए है। आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। 137 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का मूल्यांकन, जैसा कि 50 साल संविधान हो गए थे तब सरकार ने उसका रिव्यू किया था, पूरे संविधान के कैसे वर्क कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस आपका जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू जजमेंट एंड रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या है, अक्सर एग्जाम्स में आता है, इस बार भी आया था कि जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है, तो वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कौन से हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यही सवाल था कि न्यायिक प्रलोभन का अधिकार किसके पास है, उसका आंसर था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सभी न्यायालयों के पास नहीं है। ठीक, ये चीज। अब जो हम लोग बात कर रहे थे, जुडिशियल रिव्यू एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान के जो आधारभूत संरचना के सिद्धांत हैं, उसका एक तत्व, एक उदाहरण ये भी है। अर्थात
जुडिशियल रिव्यू के अधिकार को, न्यायपालिका के अधिकार को संविधान द्वारा भी छीना नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अब जो मैंने आपको बताया, जुडिशियल भी कहीं लिखा तो हुआ नहीं है, लेकिन न्यायपालिका का वह अधिकार जिसके आधार पर वह कार्यपालिका और विधायिका के कृत्यों का मूल्यांकन करता है, अपनी मर्जी नहीं है उसकी, ऑन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वह चीज अगेंस्ट संविधान तो नहीं है, संविधान के आधार पर, अपने विश पर नहीं, कि जो एक्ट पास हुआ है संविधान के अनुसार है कि नहीं है। ऐसा कोई नियम कानून कहीं पर पूरे संविधान में नहीं है। लेकिन अब आर्टिकल 14 पढ़ते हैं आप, आर्बिट्ररीनेस, ये संविधान में निहित है आर्टिकल 14 में, कि कोई भी नियम आर्बिट्ररी नहीं होगा, मनमानापूर्ण नहीं होगा। तो अगर कोई लॉ आर्बिट्ररी है तो असंवैधानिक हो जाएगा। आर्टिकल 14 एक पैरामीटर है। 8(4) जो आरपी एक्ट का था, इसी आधार पर था आपका। फिर आर्टिकल 13(2), अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। आर्टिकल 13(2) एक्सेप्शंस हैं 31A, 31B और 31C। इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है, एक्सेप्शन है ये, अभी हम लोग आएंगे इस पर। चौथा आपका है आर्टिकल 265, नो टैक्स कैन बी इम्पोज सेव बाय लॉ, बिना विधि के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, अर्थात कार्यपालिका अगर कर लगाएगी तो असंवैधानिक हो जाएगा। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, क्या ग्राउंड से है, अगर वहां कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है तो ये जज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कि वहां पर जुडिशियल मशीनरी फेल हुई है कि नहीं हुई है। मतलब जो संविधान में जो नियम दिए गए हैं उसके विरुद्ध अगर कोई कानून बन रहा है तो वो पैरामीटर्स हैं आपके। तो स्पेसिफिक 265 में है, 13(2) में है, 14 में है, 356 में है, ऐसे करके। तो जुडिशियल रिव्यू पूरा मैं आपको अभी लिखाऊंगा आंसर, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये आपका इंदिरा नेहरू, देखिए इंदिरा नेहरू गांधी केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, इस बात में कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो फेमस केस आपका आया, IR सेलो, ऐसे करके आता है, डिजीज्ड, LR वर्सेस तमिलनाडु, 9 जज बेंच, 9th शेड्यूल को लेकर था। ये आपको समझना है, ये मेजर केसेस पर डायरेक्ट सवाल आता है। 31B, आर्टिकल 31B में 9th शेड्यूल है। आर्टिकल 31B द्वारा 9th शेड्यूल डाला गया। 9th शेड्यूल में यह है कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में आ जाएगा तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। ये 31B में कहा गया फर्स्ट अमेंडमेंट से। लेकिन IR सेलो केस, ये डिजीज, मर गई है, LR मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो IR सेलो वर्सेस तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन 9th शेड्यूल इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू,